हरियाणा के जिला पानीपत के थाना नगर के मोहल्ला आजाद नगर की रहने वाली 20 साल की सिमरन दुबे आर्य डिग्री कॉलेज में बीए के दूसरे साल में पढ़ रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वह एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना की सदस्य भी थी। ये संस्था अपने सदस्यों का कैंप लगवाती है जिसमें समाज सेवा कराई जाती है। इसमें जिस लड़के या लड़की का काम अच्छा होता है उसे कॉलेज की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाता है। एसडी कॉलेज का बीए फाइनल ईयर में पढ़ रहा कृष्ण देशवाल एनएसएस का अध्यक्ष था। इसी साल जनवरी महीने में एसडी कॉलेज का एनएसएस का कैंप आर्य डिग्री कॉलेज में लगा था। उसी दौरान सिमरन दुबे की मुलाकात कृष्ण देशवाल से हुई तो दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई। थाना नगर के ही मोहल्ला बराना की रहने वाली ज्योति भी सिमरन के साथ आर्य डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों में पत्ती भी खूब थी। उससे भी कृष्ण की दोस्ती हो गई थी। 5 सितंबर 2017 की शाम 4 बजे के करीब सिमरन के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से कहा गया, हेलो सिमरन, मैं एसडी कॉलेज से कृष्ण देशवाल बोल रहा हूँ, तुम कैसी हो? नमस्ते सर, चहकते हुए सिमरन ने कहा, मैं तो अच्छी हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, ये बताओ कि तुम इस समय क्या कर रही हो? घर पर हूँ सर, कोई काम है क्या? अगर कोई काम हो तो कहिए, मैं आ जाती हूँ। सिमरन ने कहा, दरअसल मिलिट्री के कुछ अधिकारी शहर में आ रहे हैं, उनके लिए जीटी रोड पर स्थित गौशाला मंदिर परिसर में कैंप लगाना है। अगर तुम आ जाओ तो मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। ज्योति भी आ रही है, कॉलेज के कुछ अन्य लड़के भी आ रहे हैं। ठीक है सर, ऐसी बात है तो मैं भी आ जाती हूँ। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कृष्ण ने कहा और फोन काट दिया। कृष्ण देशवाल से बात होने के बाद सिमरन जल्दी से तैयार होकर घर वालों से कॉलेज जाने की बात कहकर निकल पड़ी। करीब घंटे भर बाद वह कृष्ण द्वारा बताए गौशाला मंदिर पहुंच गई। ज्योति वहां पहले से ही मौजूद थी। उसे देखकर सिमरन का चेहरा खिल उठा। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिली और आपस में बातें करने लगीं। दोनों बातें कर रही थीं कि तभी कृष्ण सिमरन के लिए एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक ले आया। सिमरन ने उन्हें भी पीने को कहा तो दोनों ने एक साथ कहा कि उन्होंने अभी पी है। इसके बाद सिमरन आराम से कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। कृष्ण देशवाल, सिमरन दुबे और ज्योति जिस कमरे में ठहरे थे उसके बगल वाले कमरे में कंप्यूटर सिखाया जाता था। कंप्यूटर सिखाने का ये काम पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर वाई.डी. त्यागी द्वारा चलाई जा रही एनजीओ के अंतर्गत होता था। कंप्यूटर सिखाने के लिए वंदना को रखा गया था। जिस कमरे में कृष्ण, ज्योति और सिमरन ठहरे थे वह अंदर से बंद था। इससे वंदना को थोड़ी हैरानी हो रही थी। उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। करीब 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद खुला तो उसमें से एक लड़का और लड़की बैग लिए बाहर निकले। दोनों बाहर से कमरा बंद करने लगे तो वंदना ने उनसे उनके साथ की एक अन्य लड़की के बारे में पूछा। वे बिना कुछ कहे चले गए तो वंदना ने इस बात की सूचना मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश तिवारी को दे दी। वेद प्रकाश को मामला गड़बड़ लगा तो उन्होंने अपने भतीजे अभिनव को हकीकत पता करने के लिए भेजा। अभिनव हॉल से होता हुआ उस कमरे पर पहुंचा जिसे लड़का और लड़की बाहर से बंद कर गए थे। दरवाजा खोलकर जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह चीखता हुआ बाहर आ गया। उसकी चीख सुनकर वंदना भी घबरा गई। वह अभिनव के पास पहुंची। उसके पूछने पर अभिनव ने बताया कि कमरे में एक लड़की की लाश पड़ी है। अब वंदना की समझ में सारा माजरा आ गया। अभिनव ने ये जानकारी पुजारी वेद प्रकाश तिवारी को दी तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा ये सूचना थाना चांदनी बाग पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना चांदनी बाग के थाना प्रभारी संदीप कुमार पुलिस बल के साथ गौशाला मंदिर पहुंच गए। उनके पहुंचने से पहले पुलिस चौकी किशनपुरा के चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह वहां पहुंच चुके थे। संदीप कुमार और वीरेंद्र सिंह ने घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। मृतका के गले पर गला दबाने का स्पष्ट निशान था। इसका मतलब हत्या गला दबा कर की गई थी। उसके चेहरे को तेजाब डालकर झुलसा दिया गया था। शायद हत्यारे ने पहचान मिटाने के लिए ऐसा किया था। कमरे में एक लेडीज पर्स मिला। पुलिस ने उस पर्स की तलाशी ली तो उसमें से आर्य डिग्री कॉलेज का एक आईडी कार्ड मिला जिस पर ज्योति लिखा था। उस पर पिता का नाम, पता और फोन नंबर भी लिखा था। पिता का नाम रामपाल था। वह थाना नगर के मोहल्ला बराना में रहते थे। एसआई वीरेंद्र सिंह ने फोन करके रामपाल को वहीं बुला लिया।
रामपाल ने गौशाला मंदिर आकर कमरे में मिली लाश को देखा तो फक कर रोने लगे। लाश उनकी बेटी ज्योति की थी। शिनाख्त न हो सके इसके लिए हत्यारों ने तेजाब डालकर बड़ी बेरहमी से उसके चेहरे को झुलसा दिया था। घटना की सूचना पाकर एसपी राहुल शर्मा, सीआईए 3 प्रवीण कुमार और डीएसपी जगदीश दुहन भी घटनास्थल पर आ गए थे। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा कि कमरे में पड़े डबल बेड का गद्दा उठाकर नीचे फर्श पर बिछाया गया था। लाश को उसी पर लिटाकर उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया था। तेजाब से मृतका का चेहरा तो बुरी तरह झुलस ही गया था, गद्दा भी काफी दूर तक झुलस गया था। मृतका की चुनरी और चप्पलें भी वहीं पड़ी थीं। बचाव के लिए मृतका ने हाथ पांव चलाए थे, जिससे उसके चश्मे का एक शीशा टूट गया था। पुलिस ने कंप्यूटर की शिक्षा देने वाली वंदना से पूछताछ की तो उसने बताया था कि शाम 4 बजे वह वहां आई तो कम्युनिटी हॉल के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। करीब 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद 19-20 साल की एक लड़की ने दरवाजा खोला। लड़की के साथ एक लड़का भी था। वह हॉल के कोने में बने कमरे का दरवाजा बंद कर रहा था। वंदना ने उसके साथ आई दूसरी लड़की के बारे में पूछा तो वह उसे धमकाकर लड़की के साथ चला गया। लड़की सलवार सूट पहने थी, जबकि लड़का जीन्स और टी-शर्ट पहने था। लड़के और लड़की के पास बैग थे। उन्होंने एक पॉलीथीन भी ले रखी थी। लड़के के हाथ में ड्यू कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल भी थी। वंदना को शक हुआ तो उसने अपनी शंका पुजारी को बताए। इसके बाद पुजारी ने अपने भतीजे को भेजा तो कमरे में लाश होने का पता चला। इस तरह लाश बरामद होने से शहर में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि गौशाला मंदिर अति सुरक्षित माना जाता था। हैरानी की बात यह थी कि दोनों लड़कियों और लड़के के वहां आने की जानकारी पुजारी को नहीं थी। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे कि उसी से लड़के और लड़की के बारे में कुछ पता चलता। पुलिस ने कमरे में मिला सारा सामान जब्त करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया था। इसके बाद रामपाल की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने ज्योति की लाश उसके पिता रामपाल को सौंप दी तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस हत्याकांड की सूचना राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा को मिली तो उन्होंने भी घटनास्थल की दौरा किया। वह पुलिस अधिकारियों से भी मिली और ज्योति के घर वालों से भी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्यारे को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। इस मामले में तेजाब का उपयोग किया गया था, जबकि कोर्ट ने तेजाब की बिक्री पर रोक लगा रखी है। ये भी जांच का विषय था कि रोक के बावजूद हत्यारे को तेजाब मिला कहां से। अगले दिन पुलिस ने मृतका ज्योति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके नंबर पर अंतिम फोन अटावला गांव के रहने वाले राजेंद्र देशवाल के बेटे कृष्ण का आया था। कॉल लिस्ट देखकर पुलिस हैरान थी। दरअसल दोनों के बीच 14 से 15,000 सेकेंड बात की गई थी। पुलिस तुरंत ज्योति के घर पहुंची और रामपाल से कृष्ण के बारे में पूछा। उसने बताया कि कृष्ण ज्योति के कॉलेज में आता जाता था, दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे, उनमें अच्छी दोस्ती भी थी। पुलिस को इस बात पर हैरानी हुई कि कृष्ण ज्योति का अच्छा दोस्त था और उसके घर भी आता जाता था, लेकिन उसकी हत्या की बात सुनकर उसके घर नहीं आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने ज्योति की हत्या की हो और फरार हो गया हो। पुलिस को कृष्ण देशवाल पर शक हुआ तो उसके बारे में पता करने उसके घर पहुंच गई। घर वालों से पता चला कि वह 5 सितंबर से ही घर से 1,35,000 रुपए लेकर गायब है। इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस को लगा कि ज्योति की हत्या में कृष्ण का ही हाथ है। घर वालों से पुलिस को पता चला कि कृष्ण के घर वाले भैंसों के खरीदने और बेचने का व्यवसाय करते थे। वे पैसे उसी के थे जिन्हें कृष्ण ले कर भागा था। इस बीच पुलिस को पता चल गया कि उस दिन कृष्ण के साथ जो लड़की थी वह सिमरन दुबे थी। पुलिस दोनों के फोटो लेकर गौशाला मंदिर पहुंची तो फोटो देखकर वंदना ने बताया कि उस दिन यही दोनों कमरे से निकले थे। इससे साफ हो गया कि ज्योति की हत्या कृष्ण और सिमरन ने ही की थी। इसके बाद पुलिस ने उनके फोटो अखबारों में छपवाकर उनके बारे में बताने वाले को इनाम की भी घोषणा कर दी। पुलिस कृष्ण और सिमरन दुबे की तलाश में जी जान से जुटी थी कि सिमरन के पिता अतुल दुबे थाना नगर पहुंचे और उन्होंने कृष्ण देशवाल के खिलाफ सिमरन के अपहरण की तहरीर दे दी। उनका कहना था कि उनकी बेटी के चरित्र पर जो लांछन लगाया गया है वह सरासर गलत है। सिमरन ऐसी घिनौनी हरकत कतई नहीं कर सकती। उनका ये भी कहना था कि उस दिन कमरे में जो लाश मिली थी वह ज्योति की नहीं बल्कि सिमरन की थी।
लेकिन उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि मृतका के कान की बाली और हाथ में बंधा धागा सिमरन का नहीं था। इस पर पुलिस का कहना था कि कृष्ण और सिमरन को साथ जाते वंदना ने देखा था, इसलिए उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पुलिस कृष्ण और सिमरन की लोकेशन पता कर रही थी, लेकिन फोन बंद होने से उनकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। जैसे ही फोन चालू हुआ, उनकी लोकेशन शिमला की मिल गई। लोकेशन मिलते ही CIA टीम प्रवीण कुमार टीम के साथ शिमला रवाना हो गए। स्थानीय पुलिस की मदद से उन्होंने होटलों की तलाशी शुरू कर दी। सैकड़ों होटल की तलाशी के बाद पुलिस टीम उस होटल तक पहुंच गई जहां दोनों ठहरे थे। लेकिन जब होटल की रजिस्टर चेक किया गया तो कृष्ण और सिमरन के नाम से यहां कोई नहीं ठहरा था। पुलिस की निगाह श्याम और राधा नाम के उन 2 ग्राहकों पर टिक गई जिनका पता पानीपत का था। यही दोनों से चूक हो गई थी। उन्होंने होटल के रजिस्टर में नाम तो श्याम और राधा लिखाए थे, लेकिन पता नहीं बदला था। बस इसी से पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस कमरे पर पहुंची तो पुलिस को देखकर दोनों सन रह गए। कृष्ण नीचे फर्श पर बैठा था, जबकि ज्योति बेड पर लेटी थी। जिस ज्योति को लोग मरा समझ रहे थे, दरअसल वह जिंदा थी। मंदिर के कमरे से जो लाश मिली थी वह ज्योति की नहीं बल्कि सिमरन दुबे की थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके पानीपत ले आई। उन्हें जब SP राहुल शर्मा के सामने पेश किया गया तो वह भी हैरान रह गए। राहुल शर्मा ने ज्योति के पिता रामपाल को बुलाकर ज्योति को उनके सामने खड़ा किया तो बेटी को जिंदा देखकर वह सिर थाम कर बैठ गए। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में कृष्ण और ज्योति ने सिमरन की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद 8 दिसंबर को अदालत में पेश करके विस्तारपूर्वक पूछताछ एवं सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने उन्हें 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में सिमरन की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। 20 साल की सिमरन दुबे हरियाणा के जिला पानीपत के थाना नगर के मोहल्ला आजाद नगर के रहने वाले आलोक दुबे की बेटी थी। वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह आर्य डिग्री कॉलेज में BA के दूसरे साल में पढ़ रही थी। उसी के साथ थाना नगर के ही बराना की रहने वाली ज्योति भी पढ़ती थी। दोनों पक्की सहेलियां तो थीं ही, NSS की सदस्य भी थीं। बात इसी साल जनवरी की है। SD डिग्री कॉलेज का NSS का कैंप आर्य डिग्री कॉलेज में लगा था। कैंप का अध्यक्ष SD कॉलेज में पढ़ने वाला कृष्ण देशवाल था, जो BA फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। वह गांव अटावला का रहने वाला था। उसके पिता राजेंद्र देशवाल भैंसे खरीदने बेचने का काम करते थे। कृष्ण 2 बहनों का इकलौता भाई था। बहनें उससे छोटी थीं। घर में बड़ा और इकलौता बेटा होने के बावजूद वह जिम्मेदारी से काम नहीं करता था। पुलिस के अनुसार जब कृष्ण स्कूल में पढ़ता था तब उसने खुद के अपहरण का ड्रामा रचा था। वह दिन भर इधर उधर घूमा करता था। आर्य कॉलेज में लगे कैंप के दौरान ही उसकी मुलाकात सिमरन और ज्योति से हुई थी। पहली ही नज़र में ज्योति उसके मासूम चेहरे पर दिल दे बैठी। कृष्ण ने ज्योति की आंखों से उसके दिल की बात पढ़ ली। छरहरे बदन और तीखी नयन नक्श वाली ज्योति भी उसे भा गई थी। इसके बाद अक्सर दोनों की मुलाकातें होने लगीं। जल्दी ही उनकी ये मुलाकातें प्यार में बदल गईं। दोनों एक दूसरे से दीवानगी की हद तक प्यार करने लगे। जल्दी ही हालात ये हो गई कि अब वे एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते थे। अब इसका आसान तरीका था, वे शादी कर लें जिससे दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने बने रहें। ज्योति और कृष्ण की जातियां अलग अलग थीं, इसलिए ज्योति जानती थी कि उसके घर वाले कभी भी कृष्ण से उसकी शादी नहीं करेंगे, जबकि वह कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। यही हाल कृष्ण का भी था, इसलिए उसने ज्योति से भाग चलने को कहा, लेकिन ज्योति ने उसके साथ इसलिए भागने से मना कर दिया क्योंकि इससे उसके घर वालों की बदनामी होती। इसके बाद उन्होंने एक साथ रहने के बारे में सोचा विचारा तो उनके दिमाग में आया कि क्यों न वे अपनी कदकाठी के 2 लोगों की हत्या करके उनके चेहरे तेजाब से इस तरह झुलसा दे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। इसके बाद वे उन्हें अपने कपड़े पहनाकर अपने आई कार्ड, फोन वगैरह वहां छोड़ देंगे ताकि लोगों को लगे कि उनकी हत्या हो चुकी है। ज्योति की सहेली सिमरन दुबे उसी की कदकाठी की थी। वे उसे जहां बुलाते वह वहां आ भी जाती, इसलिए सिमरन की हत्या की योजना बन गई। अब कृष्ण की कदकाठी के लड़के को ढूंढना था। कृष्ण के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। 5 सितंबर को NSS के कैंप के बहाने कृष्ण ने सिमरन और रमेश को फोन करके गौशाला मंदिर के पहली मंजिल स्थित कमरे पर बुला लिया। कृष्ण दाढ़ी नहीं रखे था, जबकि रमेश रखे था, इसलिए कृष्ण ने उससे दाढ़ी बनवाकर आने को कहा।
लेकिन वह गोहाना मोड़ पर पहुंचा तो वहां कोई सैलून नहीं था, इसलिए उसने फोन करके कृष्ण को ये बात बताई तो उसने उसे आने से मना कर दिया। रमेश वहीं से लौट गया, लेकिन सिमरन कृष्ण और ज्योति के जाल में फंस गई। सिमरन दुबे गौशाला मंदिर पहुंची तो कृष्ण और ज्योति वहां पहले से ही मौजूद थे। ज्योति को देखकर सिमरन बहुत खुश हुई। उसने ये खुशी उसके गले मिलकर जाहिर की। गौशाला मंदिर पहुंचने से पहले ही कृष्ण ने कोल्ड ड्रिंक, नींद की गोलियां और तेजाब की व्यवस्था कर रखी थी। इन्हें वह अपने साथ लाए बैग में छिपा कर लाया था। कृष्ण ने सिमरन को नींद की गोलियां मिली, कोल्ड ड्रिंक पीने को दी तो उसने उनसे भी कोल्ड ड्रिंक पीने को कहा। दोनों ने कहा कि उन्होंने अभी अभी पी है। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद सिमरन की आंखें मूंदने लगीं। फिर वह बेहोश सी होकर नीचे फर्श पर लेट गई। इसके बाद ज्योति ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए तो कृष्ण ने उसका गला घोंट दिया। इस तरह सिमरन को मौत के घाट उतार कर ज्योति ने उसे अपने कपड़े पहना दिए और उसके चेहरे पर तेजाब डालकर झुलसा दिया। वह ज्योति है, ये साबित करने के लिए उसने अपना आई कार्ड और मोबाइल फोन उसके पास छोड़ दिया ताकि लोग इसे ज्योति समझें। सिमरन की हत्या करने के बाद ज्योति और कृष्ण कमरे से बाहर आए और ऑटो से पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंचे। उस समय वहां कोई ट्रेन नहीं थी, इसलिए वे बस स्टैंड गए। वहां से चंडीगढ़ की बस पकड़कर वे अगले दिन जीरकपुर पहुंच गए। अगले दिन अखबार में ज्योति की हत्या का समाचार छपा तो दोनों निश्चिंत हो गए कि हत्या का शक सिमरन पर किया जाएगा। उन्होंने आराम से जीरकपुर के एक मॉल में शॉपिंग की और शिमला जाकर बस स्टैंड के नजदीक होटल रॉयल में कमरा लेकर ठहर गए। पुलिस उनके पीछे पड़ी है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। पुलिस ने उनकी तलाश में शिमला में 2 घंटे में सैकड़ों होटल छान मारे थे। जब पुलिस रॉयल होटल में पहुंची तो पुलिस को देखकर सारा स्टाफ भाग गया। पुलिस को कमरा नंबर भी पता नहीं था। आखिर आधे घंटे की मशक्कत के बाद एक कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कृष्ण और ज्योति मिले। ज्योति के जिंदा बरामद होने के बाद सिमरन के घर वाले बेटी की हत्या के शोक में डूब गए थे, जबकि आलोक दुबे घटना वाले दिन से ही कह रहे थे कि मरने वाली ज्योति नहीं, उनकी बेटी सिमरन है। लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। ज्योति के जिंदा बरामद होने के बाद पुलिस आलोक दुबे और उनकी पत्नी उषा को मधुबन ले गई, जहां डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। रिपोर्ट आने के बाद निश्चित हो जाएगा कि गौशाला मंदिर के कमरे में मिली लाश सिमरन की ही थी। सिमरन हत्याकांड के आरोपियों को पकड़कर पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन इसमें पुलिस की लापरवाही भी नजर आ रही है। शिमला के होटल में आईडी के रूप में कृष्ण और ज्योति ने अपने आधार कार्ड जमा कराए थे। वे आधार कार्ड श्याम और राधा के नाम से थे। साफ था कि वे फर्जी थे। पुलिस ने जब कृष्ण से उनके बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि आधार कार्ड उसके दोस्त देव कपूर ने जयपुर से बनवाया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आधार कार्ड बनाने वाले को गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस सिमरन का मोबाइल फोन बरामद करना चाहती है, जिसके बारे में कृष्ण और ज्योति कभी कहते हैं कि शिमला में झाड़ियों में फेंक दिया है तो कभी कहते हैं कि रास्ते में फेंक दिया था। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने तेजाब और नींद की गोलियां कहां से खरीदी थीं। इनके बारे में उनका कहना है कि तेजाब गुंडमंडी से लिया था, जबकि नींद की गोलियां अपने एक रिश्तेदार के मेडिकल स्टोर से मंगवाई थीं। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।